नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी का ये अंतिम चैप्टर है। ठीक है, क्लास 6 का 8वां चैप्टर है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसमें कि भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भारत के जलवायु है और यहाँ की वनस्पति का विस्तार किस प्रकार है। क्या उष्णकटिबंधीय वन है या फिर वर्षा वन है या फिर उपोष्ण कटिबंधीय वन है, ठीक है, या फिर शुष्क वन है या फिर पहाड़ी वन है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ के वन्य प्राणी, जो विभिन्न प्रकार के वनों में वन्य प्राणी निवास करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान के चलिए पश्चिमी घाट में के जंगलों में हम लोग देखते हैं कि जो लाइन टेल्ड मकाक, मतलब एक प्रकार का जो बंदर है जिसका जो ये जो पूंछ वाला भाग है वो लाइन का जैसे है ना, शेर के जैसा है, तो उसी बोला जाता है लाइन टेल्ड मकाक, है ना। तो वहाँ उस जानवर का निवास रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न रीजन में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं तथा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं। क्या आप जानते हैं मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। तो हम लोग क्या देखें कि मौसम है जो वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन, और अगर यही परिवर्तन अगर 10 साल 15 साल या फिर 1 साल 2 साल, ठीक है, या फिर कुछ लंबे समय अंतराल में दिखे तो वो जलवायु कहलाएगी, है ना, जलवायु कहलाती है। ठीक है, और जो दिन प्रतिदिन है वो क्या कहलाएगा, वो आपका मौसम कहलाएगा। वायुमंडल का यह घटना क्या है, मौसम कहलाती है। ठीक है, देखिएगा इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है ना। तो ठंड और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। जैसे देखिएगा कि हमारे मौसम जैसे दिसंबर से फरवरी तक का ठंडा मौसम होता है, सर्दी वाला, मार्च से मई तक गर्मी वाला, जून से सितंबर के बीच में वर्षा मौसम होता है और अक्टूबर नवंबर के मानसून लौटने वाला यानी शरद ऋतु, है ना। तो ऋतु जो है शीत ऋतु, ये ठंड मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तो शीत ऋतु में उत्तर भारत का तापमान कम रहता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है जिन्हें लू कहा जाता है ना, गर्म और शुष्क पवन बहती है जिन्हें लू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मानसून दो प्रकार का होती है। जैसे मानसूनी वर्षा होती है भारत में, वो दो प्रकार का है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक हो गया आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि पूरे भारत में होती है, बारिश का कारण बनती है। एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून जो अधिकतर पूर्वी घाट और तमिलनाडु के क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा लाती है। ठीक है, देखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम या मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी लाती है। तो देखिएगा यहाँ अरब सागर है, ये दो भाग में टूट जाएगा, ये वाला रीजन और एक इधर वाला रीजन है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी से और ये अरब सागर की ओर से। ठीक है, जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। मानसून लौटने के समय या शरद ऋतु के समय भी बारिश होती है। देखिएगा इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर, यानी देखिएगा स्थल भागों से, देखिएगा इधर से लौटकर बंगाल की खाड़ी इस प्रकार आता है, यहाँ से लौट इधर से आता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत की दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु बता दिए कि यह जो जो मौसम का मापन है वो लंबे समयावधि के बीच में मापा जाता है। ठीक है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। देखिएगा मानसून शब्द अरबी भाषा के मोसिन से लिया गया है। तो याद रखिएगा ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो भारत में हम लोग देखते हैं कि भारत का जो अधिकतर जो रीजन है, अधिकतर जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र में, कुछ ही क्षेत्र है जो उपोष्ण या फिर शीतोष्ण वाला क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है,
भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किसी स्थान पर जलवायु किस पर निर्भर करती है। तो आपका हो जाएगा उस स्थान की स्थिति, उस स्थान की ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी एवं उच्चावच लक्षण, है ना। इन चारों पर किसी स्थान की जलवायु निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं का अनुभव होता है। राजस्थान में मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसलमेर या बीकानेर गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का द्रास क्षेत्र और कारगिल में अब बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र में मुंबई, कोलकाता जलवायु मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म होते हैं और ना ही अधिक ठंडे होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उच्चावच लक्षण अलग अलग क्षेत्र में वहाँ की जलवायु अलग अलग हो सकती है। जैसे देखिएगा, जैसलमेर या बीकानेर का क्षेत्र काफ़ी गर्म स्थान वाला क्षेत्र है, या जम्मू कश्मीर का द्रास क्षेत्र है या कारगिल वाला क्षेत्र काफ़ी ठंडे स्थान है, जबकि मुंबई और कलकत्ता ये आपका मध्यम जलवायु वाला क्षेत्र, ना ही अधिक गर्म ना ही अधिक ठंडा, है ना। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मानसीन में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वर्षा का जो वितरण है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। कभी कभी हम लोग मेघालय वाला क्षेत्र में देखिएगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा विश्व के सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र है, जबकि वही हम लोग देखते हैं राजस्थान के क्षेत्र में कभी वर्षा होती ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ियाँ कहते हैं, कहा जाता है, जैसे केक्टस। तो केक्टस जो वनस्पति है वो आपका किधर होता है, शुष्क वाले क्षेत्र अर्थात राजस्थान वाले क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है ना। फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधों जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो वैसा वनस्पति, वैसा पौधे, झाड़ियाँ, घास जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना ही अपना विकास करती है, वो क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें देखिएगा, वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे देखिएगा कि जलवायु की विविधता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उसके बाद देखिएगा कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन, है ना। तो अब हम आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अर्थात सदाबहार वन, इस जहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है और वर्ष भर अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की पत्तियाँ, जैसे सब पौधे, जो पेड़ पौधे जितना भी झाड़ियाँ हैं, जो पत्तियाँ छोड़ने की समय होता है, सबका एक समय नहीं होता है। पत्तियाँ अलग अलग मौसम में छोड़ता है हर कोई, इसलिए वो हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि वो सदाबहार है, हमेशा वो हरियाली जैसा प्रतीत होता है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं, देखिएगा, कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। तो हम लोग देखिए कि इस प्रकार के जो वन है वहां सूर्य की प्रकाश जमीन तक भी नहीं पहुंच पाता है। ये वन वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। समझ गए, क्योंकि पत्तियां का जो गिराने का समय है वो निश्चित नहीं है, अलग अलग समय में गिराती, इसलिए हरे भरे नजर आते हैं। ठीक है, उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। देखिएगा, इस प्रकार का जो वनों का विस्तार है वो कहाँ है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और उत्तर पूर्वी राज्य, जैसे आपका देखिएगा मेघालय वाला क्षेत्र है, असम वाला क्षेत्र है, ये सारा थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर किया गया। फिर पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भी आपको दिखेगा सदाबहार वन। ठीक है, पाए जाने वाली, इसमें देखिए प्रमुख जो वृक्ष है वो महोगनी है, अबोनी है, रोजवुड है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पतझड़। देखिएगा, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि पत्तियां झड़ने का एक निश्चित समय होती है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, हमारे देश में बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों की मानसूनी वन भी कहा जाता है। देखिएगा, यह वन जो कहलाती मानसूनी वन कहलाती है। ये कब
घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो पेड़ है वो कौन सा है? साल है, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इनका जो विस्तार है, इस वक्त का जो विस्तार है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र वाले भागों में है, ठीक है। देखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है जो पतझड़ के मौसम में क्या कर रहे हैं? पत्तियों को गिरा दे रहा है। देखिए, इस प्रकार स्थिति आज हो जाती है ना। अब आते हैं कटीली झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी झाड़ी या पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा हो गया? जैसे कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर। याद रखिएगा, यह जो प्रकार का जो वनस्पति है वो इस शुष्क वाले क्षेत्र में अधिकतर होती है, ठीक है। जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान। पश्चिमी घाट ये है तो पश्चिमी भाग नहीं, पूर्वी ढलान में इस प्रकार का कटीली झाड़ियां देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, ये कटीली झाड़ियां है। और उसके बाद देखिए, आप लोग हम आ जाते हैं पर्वतीय वन। देखिएगा, पर्वतीय वन क्या है? पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र के तल से लगभग 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच में पेड़ों का आकार देखिएगा, पेड़ों का आकार भी देखिए शंकुआकार का मिल जाता है। जैसे ओक हो गया, आपका चीड़ हो गया, ठीक है। इस प्रकार का वनस्पति जो पाया जाती है वो कहाँ पाई जाती है? काफी ऊंचे ऊंचे वाले क्षेत्र में शंकुआकार होता है। ये पौधे शंकुआधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों में के महत्वपूर्ण वृक्ष में जैसे चीड़ हो गया, पाइन, देवदार, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन हमेशा ज्यादातर जो पानी वाला क्षेत्र, यानी कि खारा पानी वाला क्षेत्र में होती है, यानी समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र में, ठीक है। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, तो यहाँ सुंदरी वन पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष, है ना, तो इसलिए सुंदरवन पड़ा है नाम इसका, ठीक है। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं सुंदरी। इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है, ठीक है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? अब हम लोग देखते हैं कि वन की आवश्यकता हमें क्यों है। देखिएगा, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन पेड़ पौधे द्वारा छोड़ा जाता है, हम लोग ग्रहण करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ग्रहण करता है, फिर उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो क्या ये जो चक्र है वायु का, ऑक्सीजन का, उसको नियंत्रित चलने के लिए, नियमित रूप से चलने के लिए, अनवरत चलने के लिए क्या पेड़ पौधे की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। पेड़ पौधों की जड़ मिट्टी को बांधे रखती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे की जड़ क्या करती है? मिट्टी को बांधे रहती है। इस प्रकार मिट्टी के अपरदन को भी रोकती है। हम वनों में हमें जैसेगा ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, वन वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो जाती है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। इसलिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न, जैसे एक पेड़ माँ के नाम द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि ये जो धरती माँ है उसके नाम पर एक पेड़ या फिर अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि पेड़ों को काटने, जित मान के चलिए जहाँ पेड़ को काटना अति आवश्यक है तो काट लिया जाए, लेकिन उसके बदले में एक पेड़ या दो पेड़ लगा दिया जाना चाहिए, है ना। तभी तो इस संतुलन बनी रहेगी। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे महोत्सव, वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं कि पृथ्वी को हरा भरा रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वन्य प्राणी के बारे में। अब आते हैं वन्य प्राणी, जो भी वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, रेप्टाइल्स, उभयचर और पक्षियां, स्तनधारियों, कीटों, कृमियों का निवास होता है। बिल्कुल, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु आपका क्या है? बाघ है, ठीक है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के जो गिर वन है वहाँ एशियाई शेर का निवास स्थान है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे, तो एक सींग वाले गेंडा ज्यादातर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है वो आपका फेमस है ना। तो असम के जंगलों में घूमते हैं हाथी। केरल एवं कर्नाटक, याद रखिएगा केरल और कर्नाटक में बहुत ही ज्यादा हाथी पाया जाता है, ठीक है, मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान
और जंगली गधा, जो याद रखिएगा, जंगली जो गधा है वो कच्छ के रण अर्थात गुजरात वाला क्षेत्र में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है, जैसे मोर क्या हो गया आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। ठीक है, क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, अब सोचिए थोड़ा-सा। भारत में इसलिए सोचा जा रहा है ताकि आप देखिएगा कि पहले वाले समय में कितना सारा विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ पाई जाती थी, लेकिन अब वो अब विलुप्त अवस्था में है। इसलिए यह भी आप सोचिए कि कौन-कौन सा पक्षी जो विलुप्त अवस्था में, किसको कंज़र्व किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिससे उनमें कोबरा या करेत प्रमुख है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वनों के कटने तथा जानवर के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। तो इस प्रकार देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, आपका जो जैव विविधता है, वो भी क्या हो रहा है, खरा संकट की अवस्था में है ना। बहुत सी प्रजातियों तो तो समाप्त हो चुकी है। उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क, पशु विहार, जीवमंडल आरक्षित जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वही चीज़ है। ठीक है, स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, आपको पता है 1973 वाला में क्या आ गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। उसके बाद 1992 में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, है ना, हाथी को बचाने के लिए। और क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम या मानचित्र में उनकी स्थिति बता सकते हैं? क्या आप वन जीवों के संरक्षण में जानते हैं, वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन एक्ट आया था 1972 में, फिर आपका वन्य को बचाने के लिए 1986 में आया था। इस प्रकार का बहुत अधिनियम लाया गया सरकार द्वारा, ताकि उसको कंजर्व किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। हाथ बटा सकते हैं क्या आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख के बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल, आप जो जानवरों के बने हुए वस्तु है उससे बिल्कुल ना लिया जाए, ताकि उसको क्या किया जाए, उसके व्यापार में कमी लाया जाए, ताकि वो जो इसमें संलग्न लोग हैं उसको हतोत्साह मिले। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित कर रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। अब हमको लग रहा है ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं पॉलिटी वाला क्षेत्र, पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।